Good morning, students. How are you all doing? I am Assistant Professor Ritika Sharma, and today is our first class of Personal Tax Planning. So we'll just wait for 1 or 2 minutes to let others to join. In the meanwhile, I have shared a PPT. Is it visible to you all? Please write down in the chat box. Is the PPT visible? So if you guys have any doubts, any questions, you can just write in the chat box, okay? I can see many students have joined. Welcome. Okay, so let's begin the session. आप लोग मुझे बता देना मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, पीपीटी विजिबल है या नहीं विजिबल है, प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. तो पहले देख लेते हैं कि आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है. So you have to go on the website which is sol.du.ac.in, which looks like this. I hope it is visible. Then you have to click on continue to the website. Then you have certain tabs here. Click on CBCS और CBCS में CBCS resources. Okay. यहाँ पर आपको syllabus दिखेगा, study material भी दिखेगा. So syllabus में आपका क्योंकि UG का 4th semester है, click on UG. You have certain PDFs here. आपका है semester 4th BCom program. So this is the syllabus. जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है आपके पास. यू हैव कॉस्ट अकाउंटिंग. देन यू हैव पर्सनल टैक्स प्लानिंग. सो यहाँ से आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू कैन स्टडी अकॉर्डिंगली. ओके, इज इट क्लियर? Now let's start our today's class, which is personal tax planning. Okay. So I hope कि आपने 3rd सेमेस्टर में इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा. So टैक्स क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे टैक्स क्या है. What is tax? Tax is a compulsory financial charge imposed on individual or legal entities by the government to meet the common welfare expenditure of the society. ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ आता है? टैक्स क्या है? टैक्स एक कंपल्सरी चार्ज है. ठीक है, इट इज अ कंपल्शन. एवरीबडी हैज टू पे इट. ऐसा नहीं है कि अगर मेरा मन नहीं है या फिर
मैं नहीं चाहता टैक्स पे करना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये एक कंपल्शन है और ये हर किसी को पे करना पड़ता है। टैक्स के नाम पे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, इनकम टैक्स है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सर्विस टैक्स है, तो ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो अंडर पर्सनल टैक्स प्लानिंग हमको प्लान करना है कि हम अपने टैक्स को कैसे मतलब कम से कम कर पाए, ठीक है। तो इसलिए हम सबसे पहले टैक्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इसमें द थिंग विच इज टू बी नोटेड इज कि इट इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज, इट मीन्स इट इज अ कंपल्शन, यू हैव टू पे इट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ मनी, ओके, सो इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, ठीक है। उसके बाद है imposed on individuals or legal entities, okay, so it is imposed on individuals and many other people, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स में एक पर्सन के कितनी कैटेगरीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल मतलब कि एक पर्सन पे यानी कि एक बंदे पे सिर्फ टैक्स लगेगा, नहीं, एक पर्सन की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें कंपनीज भी आ जाती हैं, फर्म्स भी आ जाती हैं, ठीक है, अथॉरिटीज भी आती हैं। सो टैक्स क्या है? टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज imposed on individual और legal entities, ठीक है। कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सो टैक्स कलेक्ट करने का मेन पर्पस क्या है कि हमें अपनी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करने हैं, अपनी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करने हैं, ओके okay? Good morning, Shrishti. Good morning, Simran. Good morning, Anmol. Good morning, Manindra. हाँ, स्टडी मटेरियल एसओएल की वेबसाइट पर नहीं है, प्लस आपको शायद रिसीव भी नहीं हुआ है क्योंकि 2 साल से स्टडी मटेरियल इसका आया नहीं है। ओके ओके, तो ये आपकी जो क्वेरीज हैं ये ऑलमोस्ट जो स्टडी मटेरियल है उससे रिलेटेड है। सो अभी स्टडी मटेरियल नहीं आया है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग अपना सिलेबस डाउनलोड करके और जो लास्ट ईयर का आपका इनकम टैक्स प्लान, इनकम टैक्स का जो स्टडी मटेरियल है उसमें से उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। अभी जब तक स्टडी मटेरियल नहीं आता है जस्ट डाउनलोड द इनकम टैक्स पीडीएफ जो कि शायद 3rd सेमेस्टर में थी आपके, तो उसमें से यू कैन स्टडी, ओके। गुड मॉर्निंग अंकुश, गुड मॉर्निंग साहिल। सार्थक ऑफलाइन क्लासेस आई डोंट नो, अभी चल भी रही थी बट वो सिर्फ गर्ल्स के लिए चल रही थी, बॉयज का आई डोंट नो। आप एसओएल पे अपडेट रहिए वेबसाइट पे, दे विल अपडेट यू देयर, ओके। ठीक है, तो हम अपनी स्टडीज पे वापस आ जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे टैक्स के बारे में, ओके। द डेफिनेशन ऑफ टैक्स इज क्लियर टू यू ऑल। इट सेज टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज, ओके, इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल और लीगल एंटिटीज। कौन इम्पोज करता है? गवर्नमेंट। क्यों इम्पोज करती है? टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने हैं, रोड्स बनाने हैं, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, ठीक है, बहुत सारे काम करने हैं हमें। तो इसीलिए हम इन काम को कैसे कर पाते हैं? जो हम टैक्स से पैसा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सेज टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन बट इट्स एन एनफोर्स्ड चार्ज, ओके। सो इट्स नॉट वॉलंटरी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपल्शन है, ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है तो मैं टैक्स नहीं भरूंगा, नो, इट इज अ कंपल्शन, यू हैव टू पे इट। सो इट्स नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट और डोनेशन, ये डोनेशन भी नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है, and it is enforced on us. We all have to pay it. Okay, good morning everyone. Good morning.
ठीक है, तो टैक्सेस के बाद आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं? तो ब्रॉडली टैक्सेस आर bifurcated into two categories. The first one is direct tax and the second one is indirect tax. ठीक है, हाँ ये स्टडी मटेरियल और क्लासेस वाला अभी थोड़ा ब्रेक दो, एक सेकेंड पढ़ लो पहले, देन वील डिस्कस इट इन द लास्ट 10 minutes. ओके, जस्ट कम बैक टू द स्टडीज. टैक्स दो टाइप्स के होते हैं, इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है, सुना होगा सबने. डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वी पेड डायरेक्टली, है ना, हमारे ऊपर लगा है तो हम ही पे करेंगे. ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? बीच में एक इंटरमीडिएरी आ जाती है. ठीक है, जैसे कि हम लोग ने कोई लेस का पैकेट खरीदा. ठीक है, तो हमने डायरेक्टली लेस से तो नहीं खरीदा, हमने हमने कहाँ से खरीदा? एक शॉप से खरीदा. ठीक है, उसके अंदर कुछ जीएसटी जो था वो इंक्लूडेड था. ठीक है, अब शॉपकीपर को हमने पैसे दिए तो यानी कि टैक्स हमने भरा. ठीक है, अब ये टैक्स जो है ये शॉपकीपर आगे पे करेगा गवर्नमेंट को. ठीक है, अब ये पे किसको करना था? शॉपकीपर को करना था, बट पे कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं. ठीक है, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को हम पे कर रहे हैं. ठीक है, सो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स आपको समझ आया? सो एक बार पढ़ लेते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, direct tax is a tax that you can directly pay to the authority imposing the tax. यानी कि जो आपके ऊपर टैक्स लगा रहा है आप उसको डायरेक्टली जो है टैक्स की पेमेंट कर रहे हो. ठीक है, बीच में कोई नहीं है, आपके ऊपर जिसने टैक्स लगाया उसको आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो. फॉर इंस्टेंस, इनकम टैक्स इज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट एंड यू पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. सो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है इनकम टैक्स का. इनकम टैक्स जो है हमारे ऊपर लगता है, हमारी इनकम के ऊपर लगता है, और हम डायरेक्टली क्या है गवर्नमेंट को पे करते हैं. बीच में कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, हम किसी और को पे नहीं कर रहे हैं और फिर वो आगे पे नहीं करेगा, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं. सो इट इज अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स. ठीक है, देन वी हैव सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. इसमें क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, उसमें कुछ टैक्स लगता है, हर एक ट्रांजैक्शन पे एक टैक्स लगता है. ठीक है, तो वो टैक्स में क्या है, हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं. ओके, तो डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स दैट यू डायरेक्टली पे टू द अथॉरिटी इम्पोजिंग द टैक्स. ठीक है, जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रहा है हम उसको डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की. ठीक है, और एग्जाम्पल्स में आप लिखोगे इनकम टैक्स है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स है. ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं विच आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? While direct tax are imposed on incomes and profits, indirect taxes are levied on goods and services. So these are mainly levied on goods and services. ठीक है, goods and services पे लगते हैं ये mainly. ठीक है, a major difference between direct and indirect tax is the fact that while direct tax is directly paid to the government, there is generally an intermediary for collecting indirect taxes from the end consumer. तो इसको easy way में समझ लेते हैं कि हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, है ना, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम जो है हम डायरेक्टली जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? पहले शॉपकीपर से कुछ सामान खरीद रहे हैं, उस पे जीएसटी लगा हुआ है तो हमने पे कर दिया. ठीक है, और शॉपकीपर ने क्या किया? उस जीएसटी को आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया. ठीक है, तो बीच में क्या आ रहा है? शॉपकीपर आ रहा है. ठीक है, सो इसलिए ये क्या बन जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस. ठीक है, इनमें एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व होती है. ठीक है, डायरेक्टली हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं. ओके, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. देन वी हैव कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी. तो ये सब क्या है? प्रोडक्ट्स और गुड्स एंड सर्विसेज पे लगते हैं. ठीक है, इसलिए हम मेनली बोलते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है
Nikhil, you will face some theoretical questions and some practical questions. It's a mix of both. ऐसा नहीं है कि सीधा थ्योरी आएगी या सीधा प्रैक्टिकल ही आएगा, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस समझ आ गया. तो इसका मेन एग्जांपल क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस भी तीन टाइप के होते हैं. देयर इज अ CGST which is central GST which is collected by the central government. ठीक है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है. Then there is SGST which is state GST which is collected by the state government. ठीक है, उसके बाद आता है integrated GST which is IGST and this is also collected by the central government. Okay, clear है. हाँ, रिप्लेस हो गया है बट इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि आपको समझ आ जाए कि कस्टम ड्यूटी भी क्या है, हम लोग डायरेक्टली पे नहीं करते हैं, बीच में इंटरमीडिएट होती है. सो इसलिए दीज आर कंसिडर्ड अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, चलो अब ये एक छोटा सा मैंने पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट की है. यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम दिस. सो डायरेक्ट टैक्स में क्या है, हम लोग जो है कंज्यूमर है, हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं टैक्सेस. ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, कंज्यूमर है, पहले शॉपकीपर या मैन्युफैक्चरर को पे कर रहा है और फिर ये जो बीच में इंटरमीडिएरी है जिसका नाम मैन्युफैक्चरर है या फिर जिसका नाम शॉपकीपर है, वो आगे जाके गवर्नमेंट को पे कर रहा है. ठीक है, सो मेनली यही इसका मतलब है. एंड नाउ वील मूव फर्दर. ये मैंने एक छोटा सा डिफरेंस ऐड किया हुआ है. सो जिसको अभी भी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स समझ नहीं आया है, अब एक बार सुन लो. डायरेक्ट टैक्स इज लिवाइड ऑन इनकम और प्रॉफिट ऑफ द टैक्स पेयर, बट इनडायरेक्ट टैक्स इज लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज रेदर देन इनकम एंड प्रॉफिट्स. सो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, आपकी इनकम पर लगता है, आपकी प्रॉफिट्स पे लगता है. इनडायरेक्ट टैक्स मेनली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है. ठीक है, कोर्स ऑफ पेमेंट क्या है, डायरेक्ट टैक्स में क्या है, टैक्स पेयर्स पे डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. मैंने क्या किया, सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, टैक्स पेयर पे टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडिएरी, यानी कि बीच में एक पर्सन होगा. ठीक है, वो मेरा टैक्स आगे पे करेगा, मैं नहीं करूंगी डायरेक्टली, बीच में एक पर्सन होगा वो आगे पे करेगा. ठीक है, यहाँ पे पेइंग एंटिटी कौन है, डायरेक्ट टैक्स कौन पे कर रहा है, इंडिविजुअल्स पे कर रहे हैं, बिजनेसेस पे कर रहे हैं. और इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन पे कर रहा है, एक एंड कंज्यूमर जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है. ओके, देन रेट ऑफ टैक्स पेमेंट. तो डायरेक्ट टैक्स में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्लैब रेट्स होते हैं. कुछ कुछ सुने भी होंगे कि 0 to 2.5 लाख जिनकी इनकम है उनको 0 टैक्स पे करना है. देन 2.5 लाख to 5 लाख जिनकी इनकम है उनको 5% टैक्स पे करना है. तो यहाँ पे क्या होता है, स्लैब रेट्स होते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सबके लिए सेम रेट्स होते हैं. जैसे कि आप लेस का पैकेट खरीदने जाओगे तो अगर वो किसी पर्सन ए है, कोई पर्सन ए है जिसका नाम ए है, ए को 10 रुपए का मिला है तो बी को भी 10 रुपए का ही मिलेगा. ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर उससे बोलेगा कि आपकी तो इनकम ज्यादा है, आप ये पैकेट 20 रुपए में खरीदोगे 10 वाला. ऐसा नहीं होता है ना. सो इनडायरेक्ट टैक्स इज सेम फॉर ऑल टैक्स पेयर्स, बट डायरेक्ट टैक्स क्या है, वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द इनकम विच अ पर्सन इज अर्निंग. ओके, देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ पेमेंट, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. सो हम जो पेमेंट है वो डायरेक्टली पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बीच में हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि यार तू मेरा टैक्स भर दियो, मैं तो क्या बोलते हैं जा रहा हूँ कहीं, तू मेरा टैक्स भर दियो. ऐसा नहीं होता है. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, बीच में इंटरमीडिएरी को हम देते हैं पहले, फिर वो आगे देता है. सो इट इज ट्रांसफरेबल. ठीक है, नेचर ऑफ टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, इट्स रेट्स इंक्रीजेस विद इनकम. सो जो डायरेक्ट टैक्स है दैट इज प्रोग्रेसिव. जैसे कि हमने पढ़ा कि जिसकी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स पे करता है. ठीक है, सो जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपका टैक्स भी इंक्रीज होता है. दैट्स व्हाई इट इज प्रोग्रेसिव. और जो इनडायरेक्ट टैक्स है दैट इज रिग्रेसिव, व्हिच मींस कि वो चेंज नहीं होता है, सबके लिए सेम रहता है. ओके, सो आर यू क्लियर अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं.
अब हम थोड़ा इनकम टैक्स के बेसिक्स डिस्कस करेंगे बिकॉज पर्सनल टैक्स प्लानिंग इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स ओनली। ओके, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट हेड्स पढ़े थे, सैलरी पढ़ा था, देन वी हैव पीजीबीपी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो हमें क्या करना है, इन सब चीजों की प्लानिंग करनी है, ठीक है, कि हमारा टैक्स कम से कम बन पाए। ठीक है, तो इनका ये जो हमारा टैक्स प्लानिंग है इसमें हमें ये पढ़ना है। ओके, so it is related to income tax, लेकिन हमें टैक्स की प्लानिंग करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इनकम टैक्स क्या क्या है। दिस टैक्स इज इम्पोज ऑन अ पर्सन्स इनकम। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है पर्सन पे, किसी पर्सन की इनकम पे जो टैक्स लगता है दैट इज इनकम टैक्स। अब पर्सन इज नॉट अ पर्सन जो कि हमने पढ़ा है इंग्लिश में कि एक पर्टिकुलर पर्सन है। पर्सन यहाँ पे 7 कैटेगरीज का होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इट इज रिटन दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि वो हमारी इनकम पे लगता है और हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। ठीक है, इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो जो हम टैक्स पे करते हैं दैट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि वो आगे काम करती है, डेवलपमेंट के काम करती है, वेलफेयर के काम करती है। ठीक है, तो पैसा कहाँ से आता है? हम जो टैक्स देते हैं उससे। ठीक है, इट इज एन एनुअल टैक्स ऑन इनकम। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये साल में एक बार लगता है। ठीक है, इट इज अ एनुअल टैक्स। ठीक है, ईयरली बेसिस पे लगता है। Then Income Tax Act 1961 is an act to levy, administrate and collect and recover income tax in India. So it is governed under Income Tax Act 1961, जिसमें कि different हमको sections दिए हैं, provisions दिए हैं, कैसे हमको टैक्स चार्ज करना है, टैक्स पे करना है, सब कुछ हमें इनकम टैक्स 1961 में दिया गया है। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स इन force from 1st April 1962. ठीक है, I hope this much is clear to you all. अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की जो कि आपने अपने इनकम टैक्स पे पढ़ी होंगी, आई होप सो। तो सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहली डेफिनेशन आती है इनकम टैक्स की। ठीक है, इट इज अ टैक्स दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट for each financial year levied on the total taxable income of an assessee during the previous year. So income tax क्या है? नाम से क्लियर है हमको, जो हम इनकम कमा रहे हैं उस पे हमको टैक्स देना है। ठीक है, कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, देन देयर इज द डेफिनेशन ऑफ असेसी। असेसी कौन है? एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 section 2 subsection 7, an assessee is a person who is liable to pay the taxes under any provision of the Income Tax Act 1961. इसका सिंपल सा क्या मतलब है? assessee कौन होता है जो कि टैक्स पे करता है। ठीक है, then assessment year. Assessment year is a 12 months period commencing on 1st of April till 31st of March next year. ठीक है, assessment year क्या होता है? It is a year when income of previous year is assessed and tax is collected. So assessment year और previous year आपने सुने होंगे, AY बोलते हैं assessment year को और previous year को PY बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। assessment year क्या होता है? जो आपने पिछले साल इनकम कमाई, प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम कमाई, उस पर टैक्स कब लगेगा? उस पर टैक्स लगेगा असेसमेंट ईयर में। ठीक है, असेसमेंट ईयर क्या है? जब हम टैक्स पे कर रहे हैं, जिस साल में हम टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज असेसमेंट ईयर। ठीक है, और इनकम टैक्स में हमारे ईयर्स कब से स्टार्ट होते हैं? 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक जाते हैं। ओके, सो असेसमेंट ईयर क्या है? असेसमेंट ईयर है जब हमने प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाई उस पर हम टैक्स दे रहे हैं जिस साल में, दैट इज अ असेसमेंट ईयर। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्या है? The previous year is defined as a financial year which immediately precedes the assessment year. Sorry. In this year,
इनकम इज अर्नड। सो प्रीवियस ईयर क्या है, जो कि असेसमेंट ईयर के बिल्कुल पीछे है। प्रीसीड्स का मतलब है बिल्कुल पीछे, ठीक है, पीछे। सो असेसमेंट ईयर के पिछला जो ईयर है, पीछे जो ईयर है, दैट इज अ प्रीवियस ईयर। और इस प्रीवियस ईयर में ही हम लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया और असेसमेंट ईयर में टैक्स दिया, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया, असेसमेंट ईयर का पिछला ईयर जिसमें कि हमने पैसे कमाए, इनकम कमाई, ठीक है। इतना क्लियर है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या है। अब देखो इसमें कुछ ना एक्सेप्शंस है जो कि आपको पढ़नी है, याद रखनी है। सम एक्सेप्शंस, when income of previous year is taxed in the same year, और we can say when previous year is equal to assessment year। तो अभी हमने definitions में क्या पढ़ा, yes yes निखिल। so अभी हमने definitions में क्या पढ़ा कि previous year में हमने income कमाई, ठीक है, और असेसमेंट ईयर में हम लोगों ने टैक्स दिया, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी होती हैं जब हमको टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है, असेसमेंट ईयर का हम लोग वेट नहीं करते हैं और हमें टैक्स क्या है, प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है, ओके। सो इसको हम कभी कभी बोलते हैं व्हेन प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर, ठीक है। ये वाली क्या एक्सेप्शंस है, पहली एक्सेप्शन है हमारी इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो हमारे कंट्री में कोई सामान डिलीवर करने आता है, शिप करने आता है, ठीक है, और यहाँ से पैसे कलेक्ट करके लेके जाता है, तो उसके ऊपर जो है हम इनकम टैक्स उसी टाइम लगा देते हैं। हम लोग वेट नहीं करते हैं कि असेसमेंट ईयर अगला कब आएगा तब हम टैक्स लगाएंगे, नो, बिकॉज वो एक नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। अब उसने यहाँ से इनकम कमाई तो थोड़ा इनकम के ऊपर तो उसे टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर तभी टैक्स लगा देते हैं जबकि वो गुड्स को डिलीवर करने आता है या कलेक्ट करने आता है, ठीक है। सो ये एक्सेप्शन हो गई एक, क्योंकि हमने असेसमेंट ईयर का वेट ही नहीं किया टैक्स लगाने के लिए, हमने सेम ईयर में ही टैक्स लगा दिया जैसे ही वो हमारी बाउंड्रीज के अंडर आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्सन लिविंग इंडिया ईदर परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक पर्सन है जिसको कि बाहर जॉब मिल गई या फिर उसको कोई बिजनेस उसने स्टार्ट कर दिया बाहर, अब वो क्या कर रहा है, इंडिया को परमानेंटली छोड़ के जा रहा है या फिर एक बहुत लंबे टाइम के लिए जा रहा है इंडिया को छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए वो जा रहा है इंडिया से, ठीक है। तो अब वो जाने वाला है तो कुछ इनकम तो उसने पहले कमाई होगी ना, तो अब जो उसने इनकम पहले कमाई है उसके ऊपर हम लोग उससे उसी टाइम टैक्स ले लेंगे जैसे ही वो इंडिया छोड़ने वाला है, ठीक है। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि असेसमेंट ईयर कब आएगा तब टैक्स लेंगे, नो, हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमें पता चला कि वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वो परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, तो वी हैव टू कलेक्ट द टैक्स ऑन दैट स्पॉट ऑफ टाइम ओनली, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एओपी बीओआई एजेपी फॉर्म्ड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। नाउ इनका फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, ठीक है। ये जो है अगर शॉर्ट पीरियड के लिए बनती है, एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है मतलब मिलजुल के कुछ लोग काम कर रहे हैं। अब वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, वो कोई पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ कुछ लोग आए उन्होंने एसोसिएशन बना ली, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कि वो उन्होंने किसी सोशल कॉज के लिए अपनी एसोसिएशन बनाई, तो अब उन लोग को जैसे कुछ डोनेशंस मिल रही हैं, तो ये सब चीजें क्या है, इन पे भी टैक्स लगेगा क्योंकि ये इनकम है। लेकिन ये एओपी बीओआई और एजेपी क्या होती है, अगर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनी है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 2 महीने के लिए बनी है, 5 महीने के लिए बनी है, तो वी विल नॉट वेट कि ये वाला 1 साल खत्म कब होगा फिर हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, नहीं, जैसे ही वो जो एओपी बीओआई और एजेपी डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाता है उनका जो आपस में जो वो काम कर रहे थे, तो हम लोग उनसे टैक्स उसी टाइम कलेक्ट कर लेते हैं, ओके। वी डू नॉट वेट फॉर कि ये प्रीवियस ईयर खत्म होगा फिर असेसमेंट ईयर आएगा फिर हम टैक्स लेंगे, नहीं, हम लोग एओपी बीओआई और एजेपी जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनी है उनसे उसी टाइम टैक्स ले लेते हैं जब वो उनका काम खत्म हो जाता है, ठीक है।
उसके बाद फोर्थ है हमारा अ पर्सन ट्राइंग टू एलिनेट हिज एसेट्स विद अ व्यू टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स। अब आपने सुना होगा कि वैसे तो सब लोग ही चाहते हैं कि मैं टैक्स बचा लूं, मुझे पैसे नहीं देने पड़े, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, वो लोग अपने एसेट्स को हाइड करते हैं। एलिनेट करना, छुपाना। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मिस्टर ए थे, उनकी इनकम बहुत ज्यादा थी, उनकी सैलरी आ रही थी बहुत ज्यादा, फिर उनका जो घर था उनके नाम पे ना 2-3 घर थे, ले लो फॉर एग्जाम्पल 5 घर थे उनके नाम पे। अब सोचो उनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। अब उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो एक घर है, 2 घर क्या है किसी और के नाम कर देता हूँ जिसकी इनकम है ही नहीं कुछ। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अपने एसेट्स को छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको कम टैक्स पे करना पड़े। लेकिन जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि कोई पर्सन अपनी एसेट्स को छुपाना चाह रहा है या फिर ऐसा कोई इलीगल काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उससे उसी टाइम टैक्स वसूल लेते हैं। ठीक है, हम लोग वेट नहीं करेंगे कि हाँ भाई अगले असेसमेंट ईयर में तुम टैक्स दे देना, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही हमें पता चला कि वो अपनी एसेट्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है, एलियनेट करने की कोशिश कर रहा है, किसी और के नाम करने की कोशिश कर रहा है टैक्स बचाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, वी टेक द टैक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, वी डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कि हाँ अरे ये साल खत्म होने दो फिर अगले साल टैक्स दे देना, ऐसा गवर्नमेंट वेट नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, क्योंकि आप एक इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो, आप अपनी एसेट्स छुपाने की कोशिश कर रहे हो, टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी गलत तरीके से, तो आपको अभी टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इनकम ऑफ अ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि एक बिजनेस था जो कि बंद हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, उससे उसी टाइम टैक्स ले लेंगे। हम लोग वेट नहीं करेंगे साल कब खत्म होगा, हम लोग को जैसे ही पता चला, गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला कि ये बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, तो उसका जितना टैक्स होगा गवर्नमेंट उसी टाइम उससे वसूल लेगी। ठीक है, तो ये 5 एक्सेप्शंस क्लियर है। ये कौन सी एक्सेप्शंस है, जब हम लोग वेट नहीं करते हैं कि प्रीवियस ईयर खत्म होगा और असेसमेंट ईयर आएगा तब हम टैक्स लेंगे, ये यहाँ पर गवर्नमेंट वेट नहीं करती है। ठीक है, इन केसेस में ऑन दी स्पॉट क्या है, टैक्स कलेक्ट होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि कंडीशंस व्हेन प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू असेसमेंट ईयर। ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्शन में है इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम शिपिंग, यानी कि एक नॉन रेजिडेंट है जो हमारी कंट्री में शिपिंग करने के लिए आया है, कुछ सामान डिलीवर करने आया है, तो यहाँ से वो पैसे लेके जाएगा। अब जो पैसे वो लेके जाएगा, क्योंकि उसने सामान हमें डिलीवर किया और हम लोग अपनी कंट्री से पैसा उसको दे रहे हैं, तो हम लोग कुछ टैक्स उससे चार्ज करते हैं। ठीक है, तो वो टैक्स उसको ऑन द स्पॉट ही देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग आपसे नेक्स्ट ईयर टैक्स ले लेंगे, अब अगले साल थोड़े ना आएगा, वो अभी तो आया है, तो जैसे ही वो आया उसको जो हमने पेमेंट करी उसमें से हमने टैक्स काट लिया। ठीक है, हमने वेट नहीं किया कि असेसमेंट ईयर में दे देना, हमने ऑन द स्पॉट ही उससे टैक्स कलेक्ट कर लिया। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आ जाती है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन। अब मैं जो आपको बोल रही थी कि पर्सन जो है यहाँ पे इंग्लिश वाला पर्सन नहीं है, पर्सन है जिसकी 7 कैटेगरीज होती हैं, ये आपको विजिबल हो रही होंगी। सबसे पहला कौन है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नॉर्मल कोई पर्सन है, मेल फीमेल है, अदर्स है। ठीक है, देन देयर इज अ HUF विच इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये क्या होती है, ये आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक फैमिली बिजनेस रन करती है, पूरी फैमिली है ना, तो उसका हेड जो होता है करता होता है, ये हमने पढ़ा है, तो वो भी एक पर्सन के अंडर ही कंसिडर होता है। ठीक है, इसके बाद है अ कंपनी। एक कंपनी है जो कि हो सकती है कोई फॉरेन कंपनी या फिर हो सकती है कोई डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, तो वो भी क्या है, एक पर्सन है। ओके, देन देयर इज अ फर्म। ये फर्म कौन सा फर्म है, इट इज अ पार्टनरशिप फर्म या फिर LLP, लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में सबने पढ़ा है 12th क्लास में। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इसके बाद है
एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जिसको हम AOP और BOI भी बोलते हैं। सो इनका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोग आए साथ में, उन्होंने एक एसोसिएशन फॉर्म कर ली, वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है, कोई छोटा सा काम करने के लिए या फिर सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, ठीक है, लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप नहीं करी है, ना ही उन्होंने कोई कंपनी फॉर्म करी है, वो सिर्फ साथ में आ गए हैं और वो क्या है, कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर उस काम को करने से उनको कोई इनकम होती है तो उस पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो एक पर्सन की डेफिनेशन में एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी कंसिडर होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन होता है? जो लोकल लेवल पर लोग काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस काम करती हैं हर एक स्टेट में, ठीक है। हर एक स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट कॉर्पोरेशंस होती हैं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोकल अथॉरिटी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देन एवरी आर्टिफिशियल एंड जूरिडिकल पर्सन who is not included in any of the above mentioned categories. Now last जो है that is AJP, which is artificial and juridical person, ठीक है। ये कौन होता है? जो ऊपर किसी भी कैटेगरी में नहीं आया वो आता है AJP की कैटेगरी में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूनिवर्सिटीज, क्योंकि वो ऊपर किसी भी कैटेगरी में नहीं आती हैं तो वो आती हैं AJP में, ठीक है। तो पर्सन की डेफिनेशन याद रखना, इसको आगे हम यूज करेंगे। तो पर्सन में कौन कौन लोग आ गए? फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, सेकेंड वन इज HUF which is Hindu Undivided Family, then there is a company, ठीक है। उसके बाद है फर्म विच इज अ पार्टनरशिप फर्म, इसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, देन देयर इज लोकल अथॉरिटी जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हो गई, और लास्ट पे है हमारा AJP आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, ठीक है। दोनों एक ही बात है दीपिका। लास्ट जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज एग्जेम्पशन और डिडक्शन। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा डिडक्शन मिलती है 80C की, 80D की। सो ये सब क्या है? ये डिडक्शंस है, और इससे डिफरेंट होता है एग्जेम्पशंस, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ठीक है। अब देखो एग्जेम्पशन क्या है? एग्जेम्पशन जब आप लोग अपनी इनकम बना रहे हो, टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, तो एग्जेम्पशन उसमें इंक्लूड ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जेम्पशन का एग्जाम्पल है एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। जो लोग एग्रीकल्चरल इनकम कमा रहे हैं उनको क्या है, चीजें एग्जेम्प्ट है, उनकी एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स उस पर कैलकुलेट ही नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट मानती है कि उन्होंने कोई इनकम ही नहीं कमाई, ठीक है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या है कि टोटल इनकम में वो अमाउंट जो है इंक्लूड ही नहीं होगा। और सेकेंड एग्जाम्पल एग्जेम्पशन का क्या है, जैसे कि हमने स्लैब रेट्स पढ़े थे। स्लैब रेट्स में क्या होता है? फर्स्ट वाले में 0 to 2.5 लाख वाले इंडिविजुअल्स को कोई भी टैक्स नहीं देना है, दैट मीन्स कि दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल 2.5 लाख की इनकम कमा रहा है तो गवर्नमेंट अज्यूम करती है कि ये जो इसकी इनकम है दैट इज नॉट एनी इनकम, मतलब उनको उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेना है, ठीक है। एग्जेम्पशन में क्या होता है? मतलब कि इफ एन इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या है कि वो आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड होगी ही नहीं, ठीक है। उसके बाद है डिडक्शन। डिडक्शन इज जनरली गिवन फ्रॉम इनकम चार्जेबल टू टैक्स। नाउ डिडक्शन क्या है? एक बार आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट हो गई, अब आपका जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो होता है नेट इनकम पर, ठीक है। लेकिन जब हम सारी इनकम्स को जोड़ते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी हमें इतनी मिली, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी से हमें इतना रेंट मिला, ठीक है, उसके बाद हमें कैपिटल गेन्स थोड़े इतने हो गए, तो हमने सबको जोड़ लिया, तो इससे क्या बन गया हमारा ग्रॉस इनकम, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लोग क्या करते हैं? डिडक्शन को माइनस करते हैं, ठीक है। डिडक्शन एग्जिस्ट करता है हमारी इनकम की कैलकुलेशन में, तो हम डिडक्शन को माइनस करते हैं। जैसे कि हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, या मैंने LIC की पॉलिसी खरीदी, ठीक है, तो उसकी मुझे डिडक्शन दी जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें जो है हमारी डिडक्शंस वाले चैप्टर में मेंशन है कि हमें कौन कौन सी चीजों की डिडक्शन मिलती है, कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, ये हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, जैसे कि मैंने LIC में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे तो मुझे उसके लिए डिडक्शन मिल जाएगी। अब डिडक्शन से क्या होगा, डिडक्शन से मेरी जो टोटल इनकम थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टोटल इनकम मैंने निकाली थी सब चीजों को ऐड करके, मैंने बताया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी के पैसे, कैपिटल गेन्स के पैसे, ये सब मैंने ऐड करे, ठीक है। इसके बाद मैंने डिडक्शन को माइनस किया कि मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मैंने इतने पैसे जो है LIC के लिए इन्वेस्ट करे हैं, इतने पैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करे हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसकी डिडक्शन ले लो, ठीक है। अब मैंने इनकम में से इन पैसों को माइनस किया, ठीक है। अब जो मेरे पास इनकम बची दैट इज नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम पे लगेगा टैक्स, ठीक है, समझ आ गया। एग्जेम्पशन पे टैक्स ही नहीं लगता है, और डिडक्शन क्या होता है, टोटल इनकम में से माइनस होके हमारी इनकम को कम कर देती है, जिससे कि हमारा टैक्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्सन के बारे में हमने पढ़ लिया। 7 कैटेगरीज, कौन कौन सी कैटेगरीज थी, इंडिविजुअल्स, जिसमें कि आते हैं मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मेजर, माइनर, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये सब क्या है, हमारे इंडिविजुअल्स है। HUF आपको पता चल गया, इट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विच इज अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, ठीक है, विच इज कवर्ड अंडर रूल्स ऑफ हिंदू लॉज, इसीलिए इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं, ठीक है, और इनका हेड होता है कर्ता। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग अ कॉमन गोल, ठीक है, बाय वर्किंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। देन लोकल अथॉरिटीज, local authorities are an organization that is officially responsible for public services formed for providing services in a particular area, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमने इसका एग्जांपल पढ़ा था। देन there's company, कंपनी क्या होती है, कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। एंड कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी दो चीजों में बाइफिकेट होती है, एक होता है डोमेस्टिक कंपनी एंड द सेकंड वन इज फॉरेन कंपनी, ठीक है। फिर आता है फर्म, फर्म हमने पढ़ लिया, पार्टनरशिप फर्म है, इसमें LLP भी आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। देन आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन कौन है, जो ऊपर की कैटेगरीज में नहीं आया और रह गया, वो आ जाएगा हमारा AJP में, ठीक है। These person are not natural person but separate entities as per law, ठीक है। ये कोई नेचुरल पर्सन नहीं होते हैं, क्योंकि नेचुरल पर्सन तो हमारे इंडिविजुअल्स में आ जाते हैं, ये कुछ एंटिटीज हो जाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटीज, ठीक है, वो AJP में आते हैं। ओके 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 कूल। तो बेसिक थोड़ा थोड़ा क्लियर है आपको। अब हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट इज टैक्स प्लानिंग। सो एग्जैक्टली व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? Tax planning can be defined as an arrangement of one's financial and economic affairs by taking benefit of all deductions, exemptions, allowances, rebates so that tax liability reduces to minimum, ठीक है। तो ये क्या है, ये टैक्स लायबिलिटी की हमारी डेफिनेशन है। इसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, इसमें आ रहा है कि आपको अपने फाइनेंशियल, यानी कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपकी सैलरी है, ठीक है, आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि आप जो है अपना टैक्स कम से कम दें, ठीक है। इस ऐसे प्लान करना है आपको चीजों को, और आपको आप यूज भी कर सकते हैं कुछ चीजें अपना टैक्स कम करने के लिए। कौन कौन सी चीजें यूज कर सकते हैं, एक होता है डिडक्शंस, ठीक है। डिडक्शन अभी हमने पढ़ा कि जो हमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है और गवर्नमेंट ने उसके बारे में बोला है कि इससे आप अपनी इनकम कम कर सकते हैं, तो डिडक्शंस वो हो गई। एग्जेम्पशंस हो गई, जैसे कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख है तो हमें टैक्स नहीं देना है, ठीक है, एग्जेम्पशन हो गया। अलाउंसेस मिलते हैं कुछ हमें, आपने सुना होगा डियरनेस अलाउंस मिलता है, फिर
हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, ठीक है, कुछ कुछ की डिडक्शंस मिलती हैं हमें, ठीक है, तो ये अलाउंसेस को यूज करके, एंड रिबेट्स, तो रिबेट्स में क्या है, हमारी गवर्नमेंट हमें देती है, ठीक है, फॉर रिड्यूसिंग आवर टोटल इनकम, ठीक है, तो इन सब चीजों को यूज करना है और अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम से कम करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग, ठीक है। It comprises legal arrangements by which tax laws are fully complied. So tax planning क्या है? It is fully legal, क्योंकि हम लोग अपने जो हमारा लॉ है, इनकम टैक्स लॉ है, उसमें जो चीजें बोली गई हैं उनको ही यूज करके हम अपनी टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, इससे ये लीगल होती है। ऑल लीगल ऑब्लिगेशंस एंड ट्रांजैक्शंस आर मेट, ठीक है, तो यही हो गई बात कि लीगल ऑब्लिगेशंस जो हमारी लॉ में मेंशन्ड है कि हाँ आप ये चीज लीगली कर सकते हो, ठीक है, अपने टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए। जैसे मैंने क्या एग्जांपल दिया कि आप डिडक्शंस का यूज कर सकते हो, है ना, जैसे आपने LIC में जो पैसे इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो गवर्नमेंट को कि हाँ मैंने ये पैसे LIC में डाले हैं, तो यानी कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी हुई है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है इतने पैसे आप अपनी इनकम में से कम कर लो। अब इनकम में से पैसे कम करें मतलब इनकम थोड़ी कम हो गई, अब थोड़ी इनकम कम हो गई तो उस पे क्या होगा, अब आपको कम इनकम पे टैक्स देना है, जिससे कि आपका टैक्स भी कम बनेगा, ठीक है। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ डिसीट बिहेवियर, यहाँ पे हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम गवर्नमेंट को चीट करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करते हैं कि हमने इन इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और आप हमें इस चीज की डिडक्शन दे दो, ठीक है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता कि हम डिसऑनेस्ट बिहेवियर शो करें, चीटिंग करें गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सो टैक्स प्लानिंग क्या है, लीगल प्रोसेस है और इसमें हमारा इंटेंशन नहीं होता है गवर्नमेंट को चीट करने का, ठीक है। मीनिंग क्लियर है टैक्स प्लानिंग का? तो आपने टैक्स प्लानिंग के लिए कौन कौन सी चीजों को यूज किया, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, है ना, अलाउंसेस और रिबेट्स, ठीक है। डिडक्शन और एग्जेम्पशन तो अभी हमने पीछे पढ़ा, है ना। अलाउंसेस का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। रिबेट्स होती हैं जो कि आपको इनकम कम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रिबेट देती है, यानी कि वो भी मेंशन्ड है हमारे टैक्स एक्ट में, ठीक है, कि आप इस वाली रिबेट को यूज करके अपनी इनकम थोड़ी कम कर सकते हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। X is an individual for assessment year 2019-2020, ठीक है। अब देखो अगर असेसमेंट ईयर 2019-20 है यानी कि इस ईयर में इसको टैक्स देना है, ठीक है, तो बताओ प्रीवियस ईयर क्या होगा, इस एग्जाम्पल का प्रीवियस ईयर क्या होगा जो कि असेसमेंट ईयर से बिल्कुल पीछे है, ठीक है। तो एक बार बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो प्रीवियस ईयर क्या है इस क्वेश्चन का। Yes. Very nice, Khushi. It's 2018-19. Yes. Good. Good, Prince. Good, Aman. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्लियर है, पैसे उसने अर्न करे होंगे प्रीवियस ईयर में, टैक्स उसको देना है असेसमेंट ईयर में, विच इज 2019-20, ठीक है। तो पढ़ते हैं, एक्स इज एन इंडिविजुअल फॉर असेसमेंट ईयर 2019-20, हिज ग्रॉस टोटल इनकम इज 12,90,000, ठीक है, उसकी ग्रॉस टोटल इनकम सारे हेड्स को मिला के उसकी इनकम आई 12,90,000, जिसपे कि टैक्स बन रहा है 2,07,480, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल को, ठीक है। सो 12,90,000 पे जब गवर्नमेंट ने उसका टैक्स निकाला तो वो बन रहा था 2,07,480, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैंने तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट करे हुए हैं, तो उसने गवर्नमेंट को बोला कि मैंने 1.5 लाख रुपए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डाले हुए हैं,
ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 12,90,000 में से जो उसने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए थे पीपीएफ में, उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब हमारी इनकम कितनी आ गई, 11,40,000। क्यों आई ये, क्योंकि हमने पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, तो 12,90,000 में से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया जो कि थी 1.5 लाख रुपए, तो हमारी अब इनकम आ गई है 11,40,000, जिसको हम बोलते हैं नेट इनकम। ठीक है, तो नीचे फॉर्मूला लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम जो कि थी 12,90,000, इसमें हमें डिडक्शन मिल गई जो हमने पैसे पीपीएफ में इन्वेस्ट करे थे जो कि थे 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो बचा हुआ अमाउंट हो गया हमारा 11,40,000 विच इज आवर नेट इनकम। अब इस पे टैक्स लगाया तो टैक्स आ गया 1,60,680 जो कि पहले वाले टैक्स से कम है। ठीक है, तो हमारा टैक्स भी कम हो गया क्योंकि हमारी इनकम कम हो गई थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग। ठीक है, इनकम टैक्स रिड्यूस करने के लिए हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे पीपीएफ में जिससे कि हमारा टैक्स बाद में कम बना, तो ये क्या हो गई, एक टाइप की टैक्स प्लानिंग। ओके, एग्जाम्पल क्लियर है सबको? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, गुड। सो क्लियर है सबको कि यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम डिडक्शन माइनस करते हैं तो नेट इनकम आती है हमारी, और टैक्स किस पे लगता है, नेट इनकम पे। ठीक है, तो टैक्स प्लानिंग हमने यहाँ पर कैसे करी, हमने अपनी इनकम को रिड्यूस किया बाय द वे ऑफ इन्वेस्टिंग 1,50,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिससे कि हमारी इनकम कम हो गई है ना। अब बची हुई इनकम पे जब टैक्स लगा तो वो ऊपर वाले टैक्स से थोड़ा कम अमाउंट था। ठीक है, यस दीपिका, 2,50,000 पे टैक्स नहीं लगता है। यहाँ पे उसकी इनकम 12,90,000 है। इनकम टैक्स कैलकुलेशन को हम आगे सीखेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, सो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो टैक्स प्लानिंग का सबको मीनिंग क्लियर है? पहले ये क्लियर होना चाहिए कि टैक्स प्लानिंग होती क्या है। ठीक है, तो हमने टैक्स प्लानिंग कैसे करनी है, इट इज अ लीगल प्रोसेस। ठीक है, और हमको क्या क्या चीजें यूज करनी है जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी हमारे लॉ में लिस्ट करी है, उनका नाम क्या क्या है, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, अलाउंसेस एंड रीबेट्स। ठीक है, इन 4 चीजों को यूज करके हम लोगों को अपनी टैक्स प्लानिंग करनी है, टैक्स को रिड्यूस करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों कर रहे हैं हम टैक्स प्लानिंग? तो एक तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वी हैव टू रिड्यूस आवर टैक्स लायबिलिटी, है ना, इसीलिए हम लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, हमें क्या करना है, अपने टैक्स को कम से कम पे करना है। ठीक है, देन मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या है कि हमारे ऊपर कोई लीगल एक्शन ना लिया जाए। अब टैक्स प्लानिंग क्योंकि लीगल है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे लॉ में लिखा गया है उसको यूज करके ही प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, सो इसीलिए मिनिमाइजेशन ऑफ लिटिगेशन। देन हेल्थी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यू आर पेइंग टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको बोला आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो थोड़ा डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, वो भी तो गवर्नमेंट के पास ही जा रहा है ना। एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो एलआईसी उस पैसे का क्या कर रही है, वो आगे इन्वेस्ट कर रही है, इससे हमारी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, ये आपके सिलेबस में मेंशन है, काइंडली लिसन इट। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं हम कम से कम टैक्स दें।
ठीक है, वी वांट टू रिड्यूस आवर टैक्स लायबिलिटी. Then the second point is to stabilize the economy of the country. Now we have to stabilize the economy. हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी क्या रहे, स्टेबल रहे, ठीक है, क्रैश ना करे. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, अगर आप इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, LIC में इन्वेस्ट करते हैं, PPF में इन्वेस्ट करते हैं, पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, गवर्नमेंट इससे क्या कर रही है, इसे आगे इन्वेस्ट कर रही है ना. तो इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रह रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है तो हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, ठीक है. सॉरी. देन मिनिमम लिटिगेशन, तो ये मैंने आपको समझाया, अगर आप टैक्स प्लानिंग यूज करते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है. सो देयर इज मिनिमम लिटिगेशन, क्योंकि हमने सब कुछ लीगली करा है, तो देयर विल बी नो लीगल एक्शन ऑन अस. Then the last one is productive investment. The aim is to use productive investment planning to come up with the most beneficial tax saving options. Now tax planning का एक objective ये आपको इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा उकसाना कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो. आपको लालच देती है गवर्नमेंट कि आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको इतनी डिडक्शन दे देंगे और आपकी इनकम रिड्यूस कर देंगे, जिससे कि आपका टैक्स रिड्यूस हो जाएगा. तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो यही सोचूंगी ना कि टैक्स में कैसे बचाऊं, तो उस चक्कर में मैं क्या करती हूँ, इन्वेस्ट कर देती हूँ, ठीक है. तो टैक्स प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करना, ठीक है. तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स प्लानिंग. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लेना. बुक अभी अवेलेबल नहीं है, कोई आउटसाइड बुक भी अवेलेबल नहीं है, तो अभी आप अपनी पुरानी इनकम टैक्स की PDF से इन चीजों को रिवाइज कर लेना. और टैक्स प्लानिंग की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स आई होप आपने नोट्स बना लिए होंगे, तो इनको रिवाइज कर लीजिएगा. नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास which will be on next Saturday, ठीक है, 9 to 10. Okay, till then take care and bye bye. मनोज जी प्लीज सेशन एंड कर दीजिए.